अभी हमने देखा रेड फ्रॉक का मंचन, बहुत ही प्रभावी प्रस्तुति थी। आपकी जो तालियां थी वो भी बता रही थी और कई बार भावनाओं का उतार चढ़ाव भी हमको देखने को मिला, क्योंकि स्वर्गीय आलोक चटर्जी सर की स्मृति में यह आयोजन किया जा रहा है। शरीर नश्वर हो सकता है पर एक कलाकार अजर अमर होता है, और रंगमंच की जीवंतता की अगर हम बात करें तो आलोक सर सदैव ही हमारे बीच में जीवंत रहेंगे। उसी का एक उदाहरण अभी हमने देखा था रेड फ्रॉक। रेड फ्रॉक के जो लेखक और निदेशक श्री आशीष पाठक जी हैं, ये समागम रंगमंडल जबलपुर की प्रस्तुति थी। मैं कार्यक्रम के दूसरे चरण में रंगमंच में आलोक और नाटक रेड फ्रॉक की स्क्रीनिंग पर चर्चा के लिए इस नाटक के लेखक एवं निदेशक आदरणीय श्री आशीष पाठक सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तालियों के साथ आपका मंच पर स्वागत है। साथ ही इस संवाद सत्र को आगे ले जाने के लिए मैं श्री बालेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आएं। अब हम दूसरे चरण में देखेंगे विषय रंगमंच में आलोक और नाटक रेड फ्रॉक की स्क्रीनिंग पर एक संवाद। नाटक रेड फ्रॉक, इसे जबलपुर शहर के आशीष पाठक ने लिखा और निर्देशित किया। आलोक भाई ने उसमें अभिनय किया। तो जैसा कि आज के हमारे दूसरे पायदान का विषय है रंगमंच में आलोक और नाटक रेड फ्रॉक पर चर्चा, तो चूंकि अभी हमने पहले नाटक रेड फ्रॉक देखा है, तो हम पहले नाटक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हमारे बीच आशीष पाठक मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। आपका भोपाल शहर में स्वागत है आशीष जी। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि नाटक रेड फ्रॉक लिखने का जो विचार है, ये आपके दिमाग में कैसे है? दो वजह हैं। एक तो जैसे आप भी करते हैं पॉपकॉर्न, तो उसके पीछे के अनुभव हैं लेखक के। तो ये वो दौर था जहां मैं एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करता था, दवा की, रैनबैक्सी, अगर आपने नाम सुना हो तो। और उस वक्त उसकी ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भी रहता था, तो एक विचारधारा के भी संपर्क में था, जो मजदूरों का शोषण, पूंजीवाद और मानवीय मूल्यों, व्यक्तियों की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक अधिकारों में विश्वास करने की बात करती है। और दूसरी तरफ मैं एक और दुनिया देख रहा था जहां आदर्श और व्यवहार के बीच में बहुत बड़ी खाई है। और स्त्री को देखने का नजरिया उस वक्त बहुत तेजी से बदला जब मेरे घर में बेटी हुई। इन सारी सम्मिलित स्थितियों को मिलाकर मुझे एक ऐसी कहानी की ज़रूरत महसूस हुई कि आदमी कितना तप कर लाल होता है, वो कितना खुद को तैयार करता है, लेकिन दुनियावी आवश्यकताएं, धन और पितृसत्ता आपके भीतर कितनी गहरी बैठी है, वो आपको कई बार नहीं पता चलता। ये सब उसकी पृष्ठभूमि थी जहाँ से ये नाटक लिखा है। बिल्कुल सही फरमाया है आपने कि आदमी अपना जो दोहरा व्यवहार है वो नहीं छोड़ पाता है। बड़ी बड़ी बातें करता है, दलीलें देता है, सच्चाई ईमानदारी की बातें करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर एक बिंदु पर जाकर वो समझौता करने पर विवश हो जाता है। तो यही चीज हमें इस नाटक में देखने के लिए मिली। दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता था कि इसमें जो आपने जो परिवेश चुना, परिवार चुना, तो इसमें प्रकाश जाधव ही क्यों? गुप्ता, शर्मा या कोई अन्य क्यों नहीं? उसका कोई विशेष कारण नहीं है, लेकिन उसकी जो एंथ्रोपोलॉजी है उस कैरेक्टर की, वो एक मराठी बैकग्राउंड पर बहुत सूट करती है। कि वो जो दौर था जब ये लिखा गया था, तो उत्तर भारतीयों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा था, तो उसको एड्रेस करने के लिए और इस कैरेक्टर की पारंपरिक जड़ता से लड़ने के लिए मैंने इस तरह का
एक एंथ्रोपोलॉजी और इकोसिस्टम कैरेक्टर के आसपास क्रिएट किया। दूसरी चीज अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप चूंकि एमआर रहे हैं, टैक्सी कंपनी में काम किया है और दिन भर की भाग दौड़ और इवन कई बार तो शाम को भी डॉक्टरों के पास जाना रहता था, तो ऐसी भागदौड़ के बीच में आपको कैसे समय मिला और कैसे आप सोच पाए लिखने के बारे में, और या रंगमंच की तरफ आपका जो रुझान हुआ, इतनी भागदौड़ भरी नौकरी के बीच में भी रंगमंच में आने का जो ख्याल आपके दिमाग में आया या लिखने का जो ख्याल आपके दिमाग में आया, उसके बारे में हमें जरा बताएं। वो बहुत बेचैन वक्त था कि मैं पढ़ रहा हूँ बहुत बड़े लेखकों को, मैं पढ़ रहा हूँ उन लोगों को जिनका जीवन भी वैसा था जैसा वो लिख रहे थे, लेकिन मैं जीवन कुछ और जी रहा था। जिस तरह की प्रैक्टिस फार्मास्यूटिकल कंपनीज की है वो मुझे उतनी हाइजीनिक नहीं लगती थी, तो मुझे लगता था मैं भी इसका पार्ट हूँ। पर इतनी बड़ी आर्थिक सुरक्षा थी वो जीवन में, तो लगता था कि कितना समझौता करना है लाइफ में और क्यों करना है, कितना करना है, कब तक करना है। तो इस कदर बेचैनी थी। और दूसरा, बहुत सारी बातें थी उसमें जो मुझे एड्रेस करनी थी, जो मुझे अपने निर्णय खुद लेने थे कि तुमको नौकरी करनी है, नहीं करनी है, तुमको ये अच्छा नहीं लगता फिर भी करना है, नहीं करना है, स्त्री के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण है क्या, उसको स्पष्ट करो, और उसमें तुम्हारी बेटी भी शामिल है या नहीं अभी बताओ, क्योंकि ये सवाल जो तुम्हारा 60-62 साल में आने वाला है वो अभी तुमने हल नहीं किया तो वो 60 साल की उम्र में डायनासोर बन जाएगा और वो तुम्हें लील जाएगा। इस कदर बेचैन दौर था। तो सारा काम निपटा के रात को अचानक नींद खुल जाती थी, जैसे उसमें एक दृश्य है, वो जाग जाता है सुबह के 4 बजे। तो ऐसा लगातार 2 रातें हुआ और मैंने इसको बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपकी लेखनी से बहुत प्रभावित हूँ। इवन मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी ये नाटक देखा है, तो जिस तरीके के संवाद हैं और संवाद की गति है और जिस तरीके से उसमें लयात्मकता है, कविता का पुट है, तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, प्रभावित करता है, ऑडियंस को सीधे हिट करता है और कम शब्दों में, सधे हुए शब्दों में कहानी कहने की ताकत रखता है। तो ये मैंने पॉपकॉर्न जो आपका पहला नाटक है उसमें भी देखा है और इसमें भी देखा है, और धीरे धीरे आप जो है और भी नाटक, जैसे अगरबत्ती लिखा आपने, भूमि लिखा, वो भी और सशक्त हैं और कई अवार्ड भी जीत चुके हैं वो नाटक। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आगे भी आप इसी तरीके से लिखते रहिए और हम सब दर्शकों को जो है अपनी लेखनी से, अपने रंगमंच से, अपने रंगकर्म से रूबरू कराते रहिए। अब हम बात करते हैं कि इस नाटक में, चूंकि आप इससे पहले भी इसके शोज कर चुके हैं, और फिर आपको किस मोड़ पर जाकर लगा कि इसमें मुझे आलोक भाई को लेना चाहिए, आलोक भाई इस किरदार के लिए बहुत ही उचित है, तो जरा इसमें रोशनी डालें। देखिए, मैं 77 में पैदा होता हूँ और मेरे जन्म के 2 साल पहले आलोक चटर्जी जी का घर का नाम है टूगा। तो ये टूगा दमोह में रहते थे और इनकी माँ शांति निकेतन में संगीत विशारद थी, पिताजी रेलवे में थे, और सिर्फ रेलवे में नहीं थे, वो ग्वालियर में जब थे तो वो शेक्सपियर के नाटक भी करते थे। तो ये 9वीं क्लास, 8वीं 9वीं क्लास में यहाँ आ गए जबलपुर, उसी स्कूल में, सेंट थॉमस में, जहाँ मैंने बाद में पढ़ाई की। उसके बाद फिर साइंस कॉलेज चले गए। उसके बाद मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आलोक दादा की जर्नी को आप ध्यान से देखेंगे, और उसके बाद उनसे 1 साल सीनियर थे अरुण पांडे। अरुण पांडे को आप सभी जानते होंगे, बहुत बड़े रंगकर्मी हैं जबलपुर के, और उस महाविद्यालय जिसे साइंस कॉलेज कहते हैं, वहाँ 1 साल सीनियर थे, वो जनरल सेक्रेटरी थे। अगले साल इलेक्शन में आलोक दादा जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, तो छात्र राजनीति के संपर्क में आते हैं। बहुत विद्वान लोग, हरिशंकर परसाई, ज्ञान रंजन और अलख नंदन,
के पास उनके प्रोफेसर्स और अरुण पांडे उनको हाथ पकड़ के ले जाते हैं। तो एक पूरी विचारधारा के साथ उनका संपर्क रहा है। आलोक दादा की जर्नी लिटरेचर, आइडिया, आदर्श, व्यवहार, उससे लड़ने की बोहेमियन पावर, ये सारी चीजें उनके भीतर थी। बहुत कम अभिनेता हैं जो ऐतिहासिक अनुक्रम को जानते हैं विचारधाराओं के, वो आलोक दादा के पास था। नाटक वाचिक है और आप देख रहे हैं कि शारीरिक परिस्थितियों की सीमा होने के बाद भी जिस तरह का वाचिक अभिनय है, मैं अक्सर अभिनेताओं से अपेक्षा करता हूँ कि अगर आपके पास वाचिक अभिनय नहीं है, देखिए कितना ही वॉज स्ट्रगलिंग टू स्टैंड और सिट, बट द काइंड ऑफ स्पीच ही हैड, he could able to deliver it। तो और हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ हमको बताते थे अच्छे से एक्टिंग करो, और आप अगर भाव खा रहे हो, लेट आ रहे हो, तो आपको बोला जाता था तुम आलोक चटर्जी हो क्या। तो बहुत भावुक भी था मामला, और उनकी शुरुआत वहाँ से हुई। पहला नाटक जो उन्होंने किया दरिंदे 75 में शायद, तो वो पहला शो उन्होंने लखनऊ किया। तो उनकी रंगमंच की यात्रा वहीं से शुरू हुई। स्कूल कॉलेज में जितने नाटक उन्होंने किए उन सब में उनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। कभी नहीं हुआ ऐसा कि स्कूल या कॉलेज में कोई नाटक हो और उनको बेस्ट एक्टर ना मिला। तो और इस नाटक को करने के लिए आपके पास पितृसत्ता और संघर्ष की राजनीति, विभिन्न विचारधाराएं एक दूसरे को कैसे काटती हैं, आदर्श पर चलने की बेचैनी और यथार्थ से हार जाने का दुख, इतना समझदार अभिनेता चाहिए था। वो हमने किया था 18 साल पहले। 18 साल से मैंने ये नाटक नहीं किया, क्योंकि वो जो एक्टर था कमाल का एक्टर था, अभी नहीं करता है वो। तो उसके बाद मुझे एक्टर नहीं मिले। आलोक दादा को मैंने एक दिन फ़ोन लगाया और उन्होंने कहा मैं रेड फ्रॉक करना चाहता हूँ। फ़ोन मैंने इसलिए लगाया था कि क्या आप करोगे। तो ये कोइंसिडेंस है, ये सारी वजह है। बिल्कुल सही कहा। आलोक भाई अभिनय के पर्याय माने जाते हैं। जैसे कॉर्पोरेट जगत में या बिजनेस जगत में कहते हैं ना कि तुम क्या टाटा बिरला अंबानी बनोगे, तो वैसे ही थिएटर में हमारे कहा जाता है आलोक चटर्जी अभिनय के रूपक हैं, पर्याय हैं। तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने जिसे कहें कि काफ़ी मंथन, विचार, सोच के बाद, और जिस तरीके से आपने कहा कि इस तरीके के नाटकों के लिए एक एक्टर की आवश्यकता होती है। हम जब कभी सोचते हैं कि चूंकि ये पूरा वर्बल नाटक है, स्पीच का नाटक है, और इसमें अगर अभिनेता नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते, निर्देशक कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो इस तरीके के नाटकों के लिए एक बहुत अच्छे सधे हुए अभिनेता की हम लोगों को आवश्यकता होती है। और जो हमने इसमें देखा कि आलोक भाई ने कितने अच्छे सहज रूप से, शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था, उसके बाद भी उन्होंने अपने हाव भाव, अपनी भंगिमाओं से हम सबको बांधे रखा। तो अब हम चर्चा करते हैं आलोक भाई के रंगमंच पर, उनके जुनून पर। मुझे भी उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला है और मैंने लगभग उनके साथ 3 नाटक किए हैं 90s में, और जिसमें मालती माधव, मिट्टी की गाड़ी, ध्रुव स्वामी, इस तरीके के नाटकों में मैंने काम किया है। और जब मैं जुड़ा था शुरू में तो मुझे भी मतलब नाटक में ऐसे ही समझता था कि हो जाता है, याद कर लो, डायलॉग बोल लो, सब चीज़ें। लेकिन जैसा कि आशीष जी ने कहा कि वहाँ से उन्होंने थिएटर में लिटरेचर के बारे में उनको बहुत नॉलेज था। मतलब विश्व रंगमंच पे आप उनसे बात कर सकते हैं, रंगमंच की किसी भी विधा पर उनसे बात कर सकते हैं। वो जितने अच्छे एक्टर थे उतने ही अच्छे, बहुत अच्छे टीचर भी थे। तो उनसे मुझे ये सीखने को मिला कि रंगमंच में गुरु सिर्फ डायलॉग याद करना ही नहीं है, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। कई लोग होते हैं सोचते हैं कि जो कुछ नहीं कर सकते वो थिएटर में आ जाओ और एक्टिंग कर लो। तो एक्टिंग इतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। बालू भाई की बात पे मुझे, सॉरी माफ कीजिएगा, आपकी बात से याद आ गई, भूल जाऊंगा। उन्हें 11th किया, उनका दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो गया। उन्होंने कहा मैं इतना मोटी मोटी किताबें पढ़ूंगा, मोटा चश्मा लग जाएगा, मैं नाटक कब करूंगा।
उन्होंने डॉक्टरी छोड़ी, साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया, तो उस कैलिबर का स्टूडेंट थे वो। बिल्कुल सही कहा। तो वहाँ से मुझे पढ़ने की आदत लगी और थिएटर को अच्छे से जानने का मौका मिला। तो मुझे ऐसे गुरु मिले आलोक चटर्जी, जिन्होंने अभिनय के साथ साथ मुझे पढ़ना भी सिखाया। तो ये मेरा एक अनुभव था। अब हमारे बीच और भी गुणीजन, रंगकर्मी साथी, हमारे वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, तो मैं अब उनसे अनुरोध करूंगा, मैं उनसे जानूंगा कि उन्होंने आलोक चटर्जी को किस नज़र से देखा, उनके काम को किस नज़र से देखा और किस नज़रिए से जो है उन्होंने अपने रंगमंच को आगे बढ़ाया। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं, हमारे बीच वरिष्ठ रंगकर्मी श्री राजीव वर्मा जी मौजूद हैं, कृपया उन तक माइक पहुंचाएं। जो भी जिज्ञासु हैं, जो भी पूछना चाहें, बोलना चाहें, सवाल है, आप लोग पूछ सकते हैं। नाटक के विषय में भी आप लोग बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ लेखक और निर्देशक मौजूद हैं, और आलोक भाई के बारे में जो आपके अनुभव हैं वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। जी सर। आलोक के बारे में क्या कहूँ, ये सारा सब कुछ जो आपने कहा है वो मैं जानता हूँ, और हालांकि बहुत देर से मेरी आलोक से परिचय हुआ था, लेकिन उसके बारे में सुनता रहता था, बातचीत करता रहता था। कई चीज़ें हैं जो आलोक की मुझे याद आती हैं, अभी भी याद आती हैं। बल्कि 1986 में 87 में जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी उससे, तब से याद है मुझे। और उसका पोर्टफोलियो मेरे पास मेरे ख्याल में 15-20 साल पड़ा रहा था, और उसके बाद जब वो नाट्य विद्यालय का निदेशक हो गया, उस वक्त मैंने कहा भैया वो तुम्हारा रखा हुआ है, मैं उसको कई मरतबा पढ़ चुका हूँ, अब ले लो वापस। एनीवे वो बात अलग है। मैं सिर्फ आलोक के बारे में कहने को बहुत कुछ है, और मेरे ख्याल में हम सभी जानते हैं, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वो अभिनेता तो बहुत अच्छा था ही, जैसा कि आपने कहा, ओरेटर बहुत अच्छा था, टीचर बहुत अच्छा था। उसी कई चीज़ें हैं जो अभी भी बारीक सी याद आती हैं। बच्चा था, मेरे ख्याल में एक तरीके से वो बचपना बहुत था उसमें। अब मेरे साथ तो हमेशा वो इस तरीके से बात करता था, या कभी मिलते थे तो जब अक्सर मिलते थे भोपाल आने के बाद, तो बचपना ही लगता था उसका, और समझ में नहीं आता था कि ये बच्चा जो है ये इतना जानकार, इतना पढ़ा लिखा है, इतना इंटेलेक्चुअल। ये उसके कई वैसे स्वभाव थे जिससे समझ में नहीं आता था कि है क्या एक्चुअली। मैं सिर्फ नाटक के बारे में एक दो चीजें आपसे पूछना चाहूंगा आशीष जी। पहली चीज तो ये कि ये नाटक मैंने देखा, आपने कहा बहुत साल पहले किया था, फिर दोबारा किया। इसमें पहली चीज तो ये मुझे पूछनी है आपसे कि आपने इसको एकल अभिनय में क्यों किया? पहली चीज सर, लगभग 18 साल पहले मैंने इसको लिखा था जी। उस समय मैं जॉब भी कर रहा था, तो मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी नाटक करने की, और मेरे पास सिर्फ एक ही एक्टर था। और मुझे लगता है कि उसके जस्ट पहले मैंने पॉपकॉर्न किया था। जी जी। तो उसका शिल्प मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था, सोलो का। पॉपकॉर्न के उस वक्त हमने 18 साल पहले 100 शो कर दिए थे, लोगों को अच्छा लगता था जी। और मुझे ऐसा लगता था कि नाटक को लोगों से बात करना चाहिए, एलिनिएट होना चाहिए। एलिनिएशन नहीं आता बहुत से एक्टर्स को। तो इन सारे कारणों की वजह से कुछ व्यवहारिक कारण है, एक रचनात्मक कारण है। सर, मेरे लिए ये नाटक बाकी नाटकों से थोड़ा सा अलग है। मैंने इसे नाटक बनाने के लिए तो लिखा था, लेकिन मैं इससे अपनी बुद्धियां सुलझाना चाह रहा था, इसीलिए ये मोनोलॉग ज्यादा है, एकालाप है, क्योंकि वो मेरा एकालाप है पहले, और इसीलिए। और फॉर्म की जहां तक बात है तो मेरे पास एक्टर ही एक था उस कैलिबर का जो उसको कर सकता। बहुत अच्छे। आपने इसके जरिए आलोक के कितने विभिन्न रूपों को हमारे सामने रखा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कमाल है। मतलब ये इसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, इनके अभिनय के बारे में जो इसने, ये तो कमाल है। और उसकी आवाज़
कितनी तरह से उसने उसको इस्तेमाल किया है विभिन्न कैरेक्टर्स में। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने जो उसका पूरा जो एक चरित्र बताया उस व्यक्ति का कि वो पिता से विरोध था, एक अलग किस्म का विरोध था, फिर माता से बात हुई, फिर उसके बाद पिताजी चले गए, फिर वो खुद उसने नौकरी ज्वाइन की, वो मना कर दिया जो पिताजी उसको ऑफर कर रहे थे या जो भी, फिर उसने रेलवे की नौकरी ज्वाइन की। रेलवे में मिठाइयों के डब्बों का आपने जिक्र किया है, तो वो मिठाइयों के डब्बे जो थे उसने लिए या नहीं लिए ये इसमें जिक्र नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इतने दिनों तक आदर्शवादी रहा, जब वो बच्चा था फिर पिता, शादी हुई, फिर पिता बना, फिर एक ऐसी बेटी का जो नौकरी करती थी, सिर्फ छोटी सी बात पर कि उसकी तनख्वाह में 8,000 रुपए कम थे जो उसका पूरा खर्चा था, उस पर ही क्यों वो वहां रुक गया और उसके बाद उसका पूरा चरित्र जो था एक तरीके से बदल गया और इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहता था बेटी की। ये क्यों आया है? इसके दो कारण हैं सर। एक तो कहते हैं धन छठी इंद्रिय जो आपकी पांचों इंद्रियों को संचालित करने की शक्ति रखती है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। दूसरा सर, वो जब खुद एक युवा है तो वो प्रेम को सदाशिव मानता है, लेकिन जब पिता होता है तो उसकी वो पितृसत्ता जो उसने बहुत दबा के रखी थी वो खुलकर सामने भी आती है। तो इन दोनों के मिले जुले कॉम्प्लेक्स जटिल कारणों की वजह से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। वहां तक आते आते थोड़ा सा उनको स्लिप होने लगा था टेक्स्ट, तो वो उसको कथा सुनाने लगे थे। अदरवाइज ये बहुत सीक्वेंस से अगर आप स्क्रिप्ट पढ़ें, वो देखा मैंने, सिर्फ उतनी सी बात थी कि एकदम से उसका दो जटिल कारण है, एक तो आर्थिक कारण है और उसकी सोई हुई पितृसत्ता का जाग जाना, यानी आर्थिक कारण की वजह से उसका पूरा चरित्र पलट गया। हाँ वो भी आखिर में जाके जी, जब वो निशक्त हो जाता है जी और उसके पास कोई विकल्प नहीं। जी, धन्यवाद। इसमें कहा भी है ना इन्होंने कि मैं सांप सीढ़ी के खेल में 99 तक पहुंच गया और फिर सीधे एक बार, तो वही नहीं वो ठीक है, मतलब मैं सोच रहा था कि इतने बरसों तक आखिर में जाके मरने के पहले उसने वो उसकी जो एक आप आसपास भी देखेंगे तो इस तरह का वैचारिक स्खलन है आपको देखने मिलेगा, जी जी अपने आसपास ही मिलेगा। एक कमाल का हिमालय जैसा कैरेक्टर है हाँ, और वो अंत समय में इस कदर का स्खलन और समझौता करता है कि आपको आश्चर्य होता है, अच्छा आप भी। ठीक, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आशीष जी आपने। और अब हमारे बीच उनके साथ एक और रंगकर्मी साथी हैं हमारे, संजय श्रीवास्तव जी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक हैं। हम लोगों ने लगभग साथ में ही आलोक भाई को ज्वाइन किया था, तो मैं अब संजय से अनुरोध करूंगा कि वो अपने अनुभव और इस नाटक के बारे में उनके विचार क्या हैं हम लोगों से साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरी तो रंग यात्रा ही आलोक दा के साथ ही शुरू हुई। वो मेरे एकमात्र गुरु हैं अभिनय के, और बहुत भावुक हो गया मैं प्रस्तुत देखते देखते दादा की, और बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट। पहला नाटक तो हमने साथ में किया था मालती माधव। एक किस्सा मैं जरूर दादा के, बहुत सारे किस्से हैं, तो मैं जितना उनका सम्मान करता था वो मुझसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे। एक किस्सा मैंने जब 2016 में टीकमगढ़ में नाट्य महोत्सव शुरुआत की थी, 2016 की बात है, तो मैंने बोला दादा ऐसा सा है, पैसे नहीं है, मैं अपने खुद गांठ से पैसे लगा रहा हूँ और कुछ चंदा मिल जाएगा तो मिल जाएगा। बोले तुम पैसे की बात मत करो, मैं आऊँगा। मैं चाहता था दादा शुरुआत करें अपने, उन्होंने खुद ही बोला कि मैं करूँगा पहला नाटक, और वो मुझे रोना भी आया था। बस में बैठ के आए थे रात में, जो बस चलती यहाँ से जवाहर चौक से, वो टिकट मैंने कराया था, टीकमगढ़ बस आती यहाँ, और वो आए थे रात में बैठ के आए थे, सुबह पहुँचे थे वो। चॉकलेटो था रुस्तम सौराब में, जब इन्होंने मंडल में काम किया था उस प्ले में मैं भी था। अरे वाह। फादर में
भाभी और दादा दोनों के साथ काम करने का मौका मिला। मदर टेरेसा भाभी कर रही थी, उसमें बावर्ची का रोल मुझे मिला। तो कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना कि आलोक भाई मेरे लिए एक आराध्य थे। मैं उनको उनकी स्टाइल में सिगरेट पीना पसंद करता था। मुझे अच्छा लगता था जब मैं ऐसे पालकी मार के बैठता था। और कई लोग मजाक में बोलते भी थे कि आलोक भाई का वो फोटोकॉपी है, नकली आलोक है। मुझे अच्छा लगता था। और आलोक भाई जब नट सम्राट में बैठते थे, नट सम्राट की शुरुआत होती थी, उनका मेकअप मैं करता था, उनकी दाढ़ी मैं लगाता था, उनकी गीली हुई धोती मैं समेट के रखता था। और आखिर में बालू भाई सॉरी ज़्यादा समय ले रहा हूँ, आखिर में कुछ ऐसा होने लगा था जब हम टूर पे जाते थे, आलोक भाई की कोशिश रहती थी कि हरीश मेरे साथ है। पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता था कि ये रहे हरीश मेरे पास आके बैठ जाए इधर। मुझे बड़ा अजीब सा लगता था यार, इतने सारे हम मस्ती कर रहे हैं और आलोक दादा के पास बैठे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, थोड़ी बहुत बात। कहीं कहीं उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता होती थी और उनको ऐसा लगता था कि ये है, शायद इनसे बहुत छोटा था, इन लोगों से काफी बड़ा था। तो ऐसे टाइम पे मुझे मतलब आलोक दादा के बारे में बोलने का मौका मिला और आज मुझे लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी प्रस्तुति मैंने दी। शायद इतना अच्छा मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैंने दिल से बोला। थैंक यू। जय आलोक। धन्यवाद हरीश जी, क्योंकि समय भी हमारे साथ, धन्यवाद आपका। और भी कोई हमारे साथी जितने भी यहाँ मौजूद हैं वो कुछ कहना चाहते हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम नितिन तेजराज है और आलोक दा से ज़्यादा तो मेरा परिचय था नहीं। 2016 में मैंने एक नाटक भारत भवन में किया था, जंक्शन जिसका नाम था, तो वो उन्होंने देखा था। तो देखने के बाद अगले दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे साथ काम करोगे क्या? तो पहले तो मुझे लगा कि उन्होंने फ़ोन डांटने के लिए किया होगा कि कैसा काम किया है, लेकिन फिर जब उन्होंने कहा कि मेरे साथ काम करोगे तो मैंने कहा बिल्कुल करूँगा मैं। तो चंद्रगुप्त नाटक वो कर रहे थे, अफसोस कि वो मैं कर नहीं पाया निजी कारणों की वजह से। फिर लगातार उनके साथ मेरा एक संबंध बना और फिर हम लोगों ने एक मूवमेंट जो शुरू किया था कि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का जो निदेशक हो वो मध्य प्रदेश का, तो उसको लेकर लगातार हम लोग साथ में रहे और फिर वो अंत में निर्देशक बने भी। और ये तो मेरा उनसे परिचय था। अब सवाल मेरा, एक सवाल में दो सवाल हैं एक्चुअली में। आशीष भाई आपको दो आंसर देने पड़ेंगे उसके। हालांकि मैंने आपका लगभग जितना भी काम भोपाल में आपने किया है, जो शोज किए हैं वो मैंने पूरे देखे हैं। तो एक तो मुझे ये बताइए कि आशीष पाठक कैसे बना, एक ये सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि आलोक दा जैसे लोग जो अब रंगकर्म से खत्म हो रहे हैं, कैसे हम जो बचे हुए लोग हैं उनको वैसा बना सकें, इस पर आप क्या सोचते हैं और क्या प्रक्रिया है उसकी, और कैसे हम जो लोग हैं उन्हें बड़ा कर सके, उन्हें वो हाइट, वो लेवल, वो विचार की, वो उसके काम की वो शक्ति उन्हें दी जा सके। बस। शुक्रिया। आशीष पाठक कैसे बना? आशीष पाठक ने जान का खतरा उठाया और गरीबी से डरना बंद कर दिया और समझौते करने बंद कर दिए, फिर भी बच गया, इसलिए वो आशीष पाठक बनता है। और मैं अगर मंच पर कुछ कह रहा हूँ और निजी जीवन में वो मेरे व्यवहार में नहीं है, अगर मेरा नाटक मुझे ही नहीं बदलता, मेरे एक्टर को ही नहीं बदल रहा, तो वो दुनिया में किसी के काम का नहीं। ये समस्या है। दूसरा आपका जो है, और भी इस पे काफी बातें की जा सकती हैं कि किस तरह आदर्श और व्यवहार के बीच की खाई को कम से कम रखने की कोशिश की जाए।
दूसरा, आपने जिस कैलिबर का एक्टर हमारे को चाहिए हिंदी रंगमंच में, उस कैलिबर का एक्टर, जैसे ड्रामा स्कूल में भी देखता हूँ मैं, वॉइस एंड स्पीच का काम होता है। वॉइस एंड स्पीच नहीं है वो म्यूजिकलिटी है, वो वॉइस एंड स्पीच नहीं है। आप वॉइस एंड स्पीच की ट्रेनिंग दे दीजिए, वो आलोक चटर्जी के कैलिबर का एक्टर कभी नहीं बन सकता, अनलेस उसको वो पोएटिक रिदम, इमेजरी और प्रोनाउंसिएशन ना आए। जैसे वो डायलॉग सिद्धांत, आदर्श, विचार, दर्शन, गहन मंथन से उपजे सूत्र हैं, वो ये नहीं। हमारे बातचीत करने में और संवाद में बहुत फर्क होता है। क्या फर्क होता है? मेरी बातचीत, जैसे मैं आपसे कहूँ शुक्रिया, इसका एक पर्पस है कि आशीष पाठक ने आपको शुक्रिया कहा। संवाद के 5-6 होते हैं पर्पस। पहला, उसको अपने चरित्र को स्थापित करना है, अपनी उम्र को, अपनी मेंटल स्टेट को। दूसरा, उसे जिससे बात कर रहा है उससे अपना रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। तीसरा, कहानी को आगे बढ़ाना है। चौथा, उस आइडिया। पांचवा, उस इमोशन। इन 5-6 पर्पस को पूरा करने के लिए म्यूजिकलिटी चाहिए। सिद्धांत, आदर्श, विचार, दर्शन, गहन मंथन से उपजे सूत्र है। सूत्र जो बने बनाए सामाजिक फॉर्मेट को तोड़ डालते हैं। आप संजय उपाध्याय की उंगलियों को देखना कभी चलते हारमोनियम पर, वैसे भी जिनकी जरूरत नहीं होती वो बिखर ही जाते हैं। हालांकि इसका उल्टा सत्य नहीं कि जो बिखर गया था उसकी जरूरत नहीं थी या नहीं रहेगी। आलोक दादा को मैं अपनी स्क्रिप्ट देता था, वो वही पढ़ते थे जो मैंने लिखा था, क्योंकि वो उसकी म्यूजिकलिटी जानते थे। इट्स नॉट अबाउट वॉइस एंड स्पीच, मामला ट्रेनिंग का है। और आपके पास वो मास्टर्स बहुत कम बचे हैं, और शायद उन सेटअप्स में उनको बुलाना बहुत मुश्किल है। जैसे रुद्र प्रताप सेन है, वो जानते हैं म्यूजिकलिटी, बहुत कम बचे हैं ऐसे लोग, और उनको बुलाना बहुत मुश्किल है। प्रसन्ना बहुत कुछ जानते हैं अभिनय के बारे में, पर उनको बुलाना मुश्किल है। ये सारी बातें। शुक्रिया। धन्यवाद आशीष जी। तो मुझे लगता है कि आपके सवालों के जवाब सटीक मिल गए होंगे। और कोई हमारे बीच में है जो कोई सवाल करना चाहता है, पूछना चाहता है? फिर ये टीस न रह जाए कि मैं चूक गया, पूछ नहीं पाया। किसी के अंदर कोई भी सवाल हो तो ठीक है, हम इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 2 मिनट का वक्त हम और चाहेंगे आपसे बस। आशीष जी आप बैठिए। शोभा भाभी कृपया आप मंच पर आए। चूंकि आशीष जी आज हमारे साथ मौजूद रहे, अपने लेखनी के साथ, अपने निर्देशन के साथ और स्वयं, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हमारे बीच इतनी दूर से ये आए हैं, हमारे साथ, आप लोगों के साथ सानिध्य बनाया। तो हमारा अहम शिक्षा की ओर से फर्ज है कि हम उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। मैं शोभा भाभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया शॉल, श्रीफल और पुष्प गुच्छ भेंट कर आशीष जी का स्वागत करें, उनका सम्मान करें। जब तक भाभी आ रही हैं, शिवांजलि अनिकेत को बहुत धन्यवाद। उन्होंने अंतिम वक्त में काफ़ी जो एक तकनीकी समस्या थी उसके लिए काफ़ी दौड़ भाग की। शुक्रिया। हाँ, लाइव नाटक तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन ये स्क्रीनिंग हमारे लिए आज चैलेंज हो गई थी। थैंक यू शिवांगी। बोलो आइए, आप भी आइए। शुक्रिया। और जब आप बोलेंगे, और आप सबसे एक अनुरोध है कि ये समारोह 3 दिन तक चलने वाला है, मतलब आगामी 2 दिन और। तो कल 7 बजे से शोभा भाभी के निर्देशन में आप 3 कहानियां देखेंगे। पहली है वैष्णव की फिसलन, और मुगलों ने सल्तनत बख्श की, और तीसरी आवाज का नीलाम। और 8 बजे से आप लोग
आशीष पाठक का ही लिखा हुआ और निर्देशित नाटक पॉपकॉर्न का मंचन देखेंगे, तो कल आपको 2 रंग या कहें 3 रंग नहीं 4 रंग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप सुधीर दर्शक सपरिवार मित्रों के साथ कल शाम को 7 बजे फिर से सादर यहाँ आमंत्रित हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर। मैं रुका हूँ भाभी कैसे हैं आप?